चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी के अनुकूल कार्य परिवेश बनाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ कार्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हम बी बी। 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 हाँ, आंसर बी है, अर्गोनॉमिक्स या सुकार्य की। मैं लिख नहीं रही हूँ अभी, आपने देखो जो बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में उनको पता है ना हमारी ऐसे भरनी है। आपने पहले रिस्पॉन्स लिखना है, फिर यहाँ पे आप बी लिखेंगे अगर आपको आंसर आता है तो। ठीक है, अगला है आपका, हाल के वर्षों में नैदानिक पोषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मैम ए। क्या कहा जाता है नैदानिक पोषण को? और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। हाँ, चिकित्सीय पोषण उपचार या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी याद रखना है सबने। मैम। ठीक है, जब मैं आंसर बोलने को बोलूँगी ना तभी सब अनम्यूट करो, बीच बीच में मत करो, इससे वॉइस एको होती है। हाँ, हाल के दिनों में नैदानिक पोषण के लिए जो शब्द नैदानिक पोषण के अलावा आपको आ सकता है वो आ सकता है चिकित्सीय पोषण उपचार या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। ये दोनों टर्म्स यूज़ हो सकती हैं, इसीलिए सब बच्चों ने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, दोनों सिनोनिम्स हैं। इसका आंसर आएगा आपका ए, सेकंड का। दिख रहा है सबको कैसे भर रहे हैं OMR शीट? जो पहली बार आए हैं क्लास में, काफ़ी दिनों बाद आए हैं, जो गलती नहीं करनी है आपने। जो आंसर आता है वो भरोगे, जो आंसर नहीं आता उसमें क्या भर के आएंगे हम? सी। ठीक है, आते हैं अभी उसके ऊपर। नूतन एक उद्यमी बनना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण उसमें होना आवश्यक है? मैम ए। क्या है? नव प्रवर्तन, आविष्कार करना, आत्मविश्वास में कमी, कठोर, झूठ बोलने की हम कला। इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि नव प्रवर्तन या आविष्कार करना। ठीक है, नई खोज करना उद्यमी बनने के लिए जरूरी है। और क्या क्या गुण होने चाहिए एक उद्यमी में, वो बताओ। हम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और हम रिस्क टेकर होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आ जाएगा आपको ऑप्शन, तो क्वेश्चन चेंज होके ऑप्शन बदल सकते हैं, तो इसीलिए सिर्फ एक आंसर नहीं याद करना, हमें उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है। तो एक उद्यमी में क्या गुण होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए, सारे गुण। ठीक है, खतरा लेने की, जोखिम उठाने की होना चाहिए, की हिम्मत होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नव प्रवृत्ति आविष्कार करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए, एक साथ कई सारे काम संभालने की कला होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को जोड़कर मिलकर काम करने की आना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में काम करना आना चाहिए, सिर्फ एक ही नहीं कि जो आप कर रहे हो बस वही उसी पे ही आप करोगे, वही एक चीज़ करनी है, क्योंकि आपको बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए। जैसे कि लोगों से कैसे बातचीत की जाती है, संप्रेषण कौशल होना चाहिए, बात कैसे करनी है लोगों से ये भी आना चाहिए, लोगों को मनाना, कभी भी हिम्मत हारने की भावना नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक रवैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो फिर कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगला चौथा क्वेश्चन, भारतीयों के आहार में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, इस आहार संबंधी परिवर्तनों के से कौन सा रोग हो सकता है? मधुमेह। मधुमेह। हम ए डायबिटीज। हाँ, अब इसमें आपको उदाहरण दिए हैं, तो मधुमेह की जगह और कौन कौन सा हो सकता है? हम अस्थमा। अस्थमा हो सकता है, और आहार से हो सकता है अस्थमा? नो मैम। वो हम आपका इसलिए है इसका आंसर ये नहीं है। जीवन शैली है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं है। जीवन शैली की वजह, परिवर्तन की वजह से अस्थमा हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पर बाकी नॉन कम्युनिकेबल दीर्घकालिक रोग होते हैं, जैसे कि कैंसर होता है, हृदय रोग होते हैं, वो सब भी ऑप्शन में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपने याद रखने हैं कि आहार संबंधी बाकी दीर्घकालिक रोग कौन से हैं, अभी मैंने बताया कौन कौन से हैं।
मैम कैंसर। और मैम फोर्थ क्वेश्चन का ए होगा ना, डायबिटीज। हाँ, वैसे डायबिटीज होगा पर क्वेश्चन का ऑप्शन सेम नहीं आएगा पेपर में, तो आपको बाकी भी Yes, पता ma'am. होना चाहिए आंसर्स। ठीक है, बताओ। बस एक कैंसर होगा और मैम अस्थमा। मैम डायबिटीज। डायबिटीज आ गया और मैम अस्थमा। अस्थमा नहीं होगा। अभी मैंने बताया आहार संबंधी रोग नहीं। और हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। यस मैम। ठीक है, और मैम किडनी प्रॉब्लम। किडनी मैम हार्ट प्रॉब्लम, डिजीज, किडनी प्रॉब्लम्स हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम, एंड लंग्स स्ट्रोक। प्रॉब्लम। हाँ, स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी इसका आ सकता है, ओवरवेट, मोटापा। ठीक है, सूक्ष्म यस मैम। पोषकों की कमी भी आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट जो है वो हम उसमें मैम फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंजम्पशन हमारा घट गया है, जिस वजह से छुपी हुई भूख इसमें आ सकता है। हाँ जी, बोलो। कुछ बोल रहा था कोई बच्चा? ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मैम हिडन हंगर। अभी हीनता क्या, नीचे आप इंग्लिश वाले में देखेंगे क्या, कौन सी हीनता? सूक्ष्म पोषकों की कमी, हीनता, मैम इसको क्या बोलते हैं हम? छिपी छिपी भूख। आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, अभी देख रहे हैं सब बच्चे, अभी मैं किसी में भी ये वाले गोले नहीं भर रही हूँ। गोले वो वाले भरने हैं जिसमें ABCD लिखा है। ठीक है, बाकी सब बच्चे नोटिस कर रहे हैं ना, जो पहली बार आए हैं क्लास में काफी दिनों बाद। आपने ये 4 भरने हैं और सिर्फ ये लिखना है जोन सा क्वेश्चन आपको आता है। जो नहीं आता, अब मान लीजिए कि आपको 5वां क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, जो अभी हमने किया, तो उसमें क्या भर के आओगे आप? सी, तीसरा वाला कॉलम और यहाँ पे सी। ठीक है, ओके। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, मान लो ऐसे बच्चे भी कुछ होंगे ना जिनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे, वो सब में ही क्या भर के आएंगे? सी भर कर आएंगे। सिर्फ तीसरा वाला गोला भरना है आपने और यहाँ सी लिखने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जी और आई में कुछ बच्चे हैं ना जिनको नहीं प्रॉब्लम हो रही थी पेपर समझने में, तो उन्हें क्या करना है, सिर्फ ये सी भरना है, ये वाला, और यहाँ पे यही चीज़ लिखनी है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही लिखनी है। ठीक है, अगला, ओके मैम। 2 से 3 वर्ष के बीच के बच्चे के संदर्भ में कभी कभी किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? टॉडलर शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मैम जंपिंग। हिंदी में? मैम फुदकना, जो छोटे बच्चे। आंसर क्या होगा इसका? ए। ए होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों में रासायनिक संकट का उदाहरण नहीं है? कीटनाशक, देखो पशु चिकित्सीय दवाई यानी कि मैम डी।
मार्जन रसायन जो है ये सफाई करने के, जैसे साबुन वगैरह हो गया। कीटनाशक आपको पता ही है, दवाइयाँ छिड़कते हैं कीड़े मारने के लिए। पशु चिकित्सा अवशेष यानी कि जैसे मान लीजिए गाय को दूध देने से पहले कोई दवाई दी तो उसके दूध में भी वो दवाई आ जाती है, तो वो भी रासायनिक संकट की कैटेगरी में आता है। फिर थर्ड लास्ट है हमारा बाल और टूटे नाखून। ये कौन से प्रकार का संकट है? भौतिक है। भौतिक है। फिजिकल हैजार्ड। हम्म। फिजिकल हजार। मैंने कल भेजा था प्रीमियर वाला क्वेश्चन बैंक, शुरू किया किसी ने पढ़ना? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ज़रूर धीरे धीरे कर करके एक एक दिन में एक एक चैप्टर का एटलीस्ट पढ़ पढ़ के करना शुरू करो, ताकि आपको उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आता हो। मैम निकोलस एपर्ट। हाँ, ये तो निकोलस एपर्ट है। क्या क्वेश्चन है एक बार मुझे बोलने दो। आप लोगों को कईयों को याद हो गया है पूरा का पूरा पेपर, पर कई बच्चों ने पहली बार कर रहे हैं, तो एक बार उनके लिए क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ने दो। वर्ष 1810 में किसके द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया का विकास किया गया? 1810 में सबसे पहले खाद्य संसाधन जो का शुरुआत हुई वो खाद्य पदार्थों को डिब्बा बंद करने के से शुरू हुई। और वो किसने शुरुआत की? वो निकोलस एपर्ट ने शुरू की, कि वो खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करते थे, जिसे इंग्लिश में कैनिंग बोलते थे। और पहले इस मेथड को एपर्टाइजेशन बोला जाता था। क्यों? क्योंकि निकोलस एपर्ट के नाम से उसको एपर्टाइजेशन बोला जाता था। ठीक है। लुई पास्चर ने किसका आविष्कार किया था? पाश्चीकरण यानी पैस्चराइजेशन का आविष्कार किया था। ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो 8वें का क्या है हमारा? बी। मैम हाँ जी। मैम 8th क्वेश्चन एक और बार समझा दो। पापा का फोन आ गया था ना, तो वो उठा रहा था। कौन सा? 8वां? यस मैम। हाँ जी। 1810 में, जैसे आप मान लो हमने चैप्टर का नाम क्या था? खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। तो उसकी शुरुआत कौन सी विधि से हुई है? क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से मेथड से पहले इसकी शुरुआत थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1810 में निकोलस एपर्ट ने की थी, जो कि जिसमें उन्होंने खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की विधि का आविष्कार किया, कि जिससे वो लंबे समय तक डिब्बे में बंद कर रखे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये किसने किया था? निकोलस एपर्ट ने। क्योंकि उनका नाम निकोलस एपर्ट था, तो उनके नाम से इस विधि को बोल दिया गया एपर्टाइजेशन। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। लुई पास्चर जो है, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? पाश्चीकरण का, जो कि दूध में और सिरके में, ये सब में की जाती है पाश्चीकरण। ठीक है। दोनों विधि का काम क्या होता है? कि खाद्य पदार्थ को अधिक लंबे समय तक चलाना, उसकी शेल्फ अवधि बढ़ाना। ठीक है। ओके मैम। 9th पे आते हैं हम। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? एनसीईआरटी। कौन सी कौन सा संगठन था जिसने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को प्रकाशित किया, पब्लिश किया? NCERT। ठीक है। एनसीईआरटी। हाँ, अभी भी जो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, वो कौन करता है? NCERT करती है। तो 9th का आंसर क्या है? डी। आपकी जो किताबें आती है वो NCERT ही पब्लिश करती हैं। यस मैम। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा 2009 में पारित कौन से कानून को लागू करने में सहायक है? राइट टू एजुकेशन। मैम सी। मैम। शिक्षा का अधिकार 2009 में शिक्षा का अधिकार जो था, ये याद रखेंगे। अब यहाँ 2009 लिखा हुआ है, क्वेश्चन घूम के आ सकता है। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 2009 में। उल्टा क्वेश्चन आ सकता है, शिक्षा का अधिकार लागू करने में किस जो है किस स्कीम ने मदद की?
तो वो आएगा आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, हर तरफ से क्वेश्चन आपने पढ़ना है, तो पूरा टॉपिक उससे रिलेटेड पता होना चाहिए, सारी बातें उससे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। सॉरी सॉरी, सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कला, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं, क्या कहलाता है? विज्ञान। खाद्य विज्ञान कहलाता है। मैम फूड साइंस। इंग्लिश में दिखा दो। खाद्य विज्ञान मैम, खाद्य प्रौद्योगिकी। A distinct field involving the application of basic science such as chemistry, physics, culinary, agronomics, and microbiology is मैम फूड साइंस। food science आएगा। मैम फूड टेक्नोलॉजी होगा ना? फूड टेक्नोलॉजी होगा। फूड टेक्नोलॉजी में ना बीच में इंजीनियरिंग वाला पॉइंट भी मेंशन किया हुआ था, एक मिनट में कंफर्म कर लेती हूँ। 11वां फूड साइंस ही है। अगर यहाँ पे अर्गो वो इंजीनियरिंग वाला पॉइंट आ जाएगा ना, तो वो फूड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, बट उसमें क्या है, मशीन्स कैसे काम करते हैं, वो इंजीनियरिंग वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी में तो वो चीज़ उसमें थोड़ा बस इतना सी डिफरेंस है। इसमें सारे साइंस है, साइंस की सारी है। देखो, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, क्यूलिनरी आर्ट्स है, एग्रोनॉमिक्स है, यानी कि जो है आपका क्या बोलते हैं, कृषि विज्ञान जो होता है, माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, ये सारा साइंस की ब्रांचेज हैं, इसीलिए ये फूड साइंस है। मैम ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी है इसका। सुन रहे हैं सब? ये नहीं कि इसका रट लिया आंसर। मैम याद है। हाँ, याद रखना है कि कौन कौन सी फील्ड के नाम में कौन कौन सी। अब फूड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग का पॉइंट आता है। ठीक है, और मैम फूड प्रोसेसिंग में किस पॉइंट का फूड प्रोसेसिंग में जो मेथड होती है, फूड प्रोसेसिंग एक साइंस नहीं है, फूड प्रोसेसिंग में मेथड्स आ जाती हैं कि किस तरीके से वो बनाना है, फूड में क्या क्या तरीके होंगे। इसमें आपका फूड की स्टोरेज वगैरह वाला पॉइंट भी आ जाता है कि कौन से जो आपने क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेसिंग बेसिकली कुकिंग का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जब साइंस को करके हम सिर्फ जब हम कुलिनरी आर्ट्स में साइंस को इन्वॉल्व कर देंगे तो आपका फूड प्रोसेसिंग हो जाता है। जो घर पे हम खाना बनाते हैं उसको जब हम लार्ज स्केल पर बनाते हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। और उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है कि स्टोरेज कैसे होगी या बाकी चीज़ें कैसे होगी। फूड प्रोसेसिंग में सिर्फ कंपनी अब फूड मैन्युफैक्चरिंग में बता देती हूँ, फूड प्रोसेसिंग का ही एक्सटेंशन है जिसमें फूड को डिस्ट्रीब्यूशन कर लोग उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली चीज़ें भी आ जाती है। ठीक है, समझ आया? फूड प्रोसेसिंग में, हाँ याद आया, फूड प्रोसेसिंग में पूर्ण रूप से अर्ध रूप से तैयार, याद आया ये चीज़, वो डेफिनेशन है। मैम या तो 10th क्वेश्चन शो कर दो। पूरा क्वेश्चन लिख रहे हो? डन। ठीक है, ये चीज़ आपने डेफिनेशन याद करनी है। फूड प्रोसेसिंग में आपका आता है या तो पार्शली या कंप्लीटली प्रिपेयर करना उसको। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है आपका फार्म टू फोक। ठीक है, खेत से लेकर ग्रहण करने तक जितने भी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सारे आते हैं इसमें। फूड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग वाला पार्ट आ जाता है, और जो है आपका फूड साइंस में सिर्फ विज्ञान वाले सारे साइंस की ब्रांचेज हैं इसमें। ठीक है, ISI। अब इसका आंसर क्या है हमारा? सी लिख दिया था इसका। यस मैम।
कौन सा क्वेश्चन? 11th का सी। अच्छे से डेफिनेशंस क्लियर कर लीजिए कि कौन से वाला, क्योंकि सारे ही एक्चुअली एक्सटेंशन ही है, ये सब फूड साइंस के एक्सटेंशन हैं। ISI निम्न में से किसका उदाहरण है? अंतरराष्ट्रीय, कंपनी, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय? मैम अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय ISI। मैम मैम राष्ट्रीय मानक राष्ट्रीय मानक है मैम। ISO नहीं है। राष्ट्रीय मानक होगा। राष्ट्रीय मानक। राष्ट्रीय मानक राष्ट्रीय मानक होगा मैम। अच्छा, कंपल्सरी है कि वॉलंटरी है? मैम वॉलेंट्री ऐच्छिक है या वो है आवश्यक है? ऐच्छिक है, स्वैच्छिक है, ठीक है। दोनों चीजें याद होनी चाहिए। 12वीं का क्या होगा? इसका भी सी होगा। सी एक व्यक्ति जिसके गुर्दे में पथरी है, उसे किस प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए? मैम क्वांटिटी ऑफ फाइबर। गुर्दे में उसके पथरी है। मैम डी। तरल पदार्थ अधिक नहीं लेने चाहिए। नो मैम ए। प्रोटीन अधिक नहीं लेना चाहिए। मैम अधिक मात्रा में वर्षा। मैम डी मैम आंसर डी है। अभी इसका गुर्दे में पथरी है, गुर्दे सही तरीके से चल रहे हैं तो उसको प्रोटीन वो ले सकता है, प्रोटीन की कोई वो नहीं होती। रेशे का कोई इसमें लेना देना नहीं है। अधिक मात्रा में, ये बसा क्यों लिखा हुआ? ठीक है, तो इसमें आपका आएगा, वैसे तो इसमें क्या आना चाहिए, सही तरीके से आएगा उसमें ऑक्जेलेट वाला खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है, जो कि किसमें मिलता है ज़्यादा, पालक वगैरह में मिलता है। ठीक है, एक बार इसमें देखते हैं, इसमें 13th में क्या दिया आपके आंसर की में। हाँ, वो ये इन्होंने लिक्विड दिया हुआ है ज़्यादा, पर इसमें आंसर सही नहीं है एक्चुअली ये वाला, क्योंकि अगर आप प्रोटीन को कंसीडर नहीं करें तो सेम चीज़ आपके इसमें भी आएगी, तरल पदार्थ में भी। पर याद कर लो ये, क्योंकि पथरी का के केस में आपका पानी का कुछ ऐसा कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, यस मैम। तो उसमें इन्होंने इसी से लिंक किया है कि ज़्यादा सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो इसलिए पानी कम लेना है। तो आप आंसर में दो ही चीज़ें कर सकते हो। अब देखो कंफ्यूजिंग है, आंसर में आपका या तो ए आएगा, अब इस केस में जहाँ ऑक्जिलेट है वहाँ तो बिना ध्यान दिए, मतलब ज़्यादा सोचे बिना ऑक्जिलेट भर देना है। पर अगर ऑक्जिलेट ऑप्शन नहीं है तो ए और डी में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, या तो पानी का वो होगी रिस्ट्रिक्शन या प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, पानी की मेरे ख्याल से इसीलिए है कि ज़्यादा पानी पिएंगे, यूरिनेशन ज़्यादा होगी तो पथरी जो है वो ब्लैडर में आ सकती है, तो इसीलिए वो करती होगी, प्रॉब्लम क्रिएट करती होगी, इसीलिए इसमें पानी का है, पर क्लियर जस्टिफिकेशन इसमें नहीं दी हुई है। ठीक है, ऐसी केस में जहाँ कन्फ्यूजन है आंसर क्या भरना है हमने? सी। ठीक है, अब आपने यहाँ सी भर दिया। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्लियर है कि इसमें सी या ए में से कुछ है, अगर आपको लग रहा है ए भरना चाहिए, सी को ए बना दो। अगर आपको लग रहा है डी भरना चाहिए, सी को यहाँ पे डी बना दो। अल्टीमेटली फाइनल आपका चेक ये वाला बॉक्स ही होगा, ये याद रखना सब बच्चे। यहाँ कोई काटा पीटी, कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। यहाँ अगर आपने गलत करा वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा। ऐसा स्थान जहाँ कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर 18 वर्ष से कम को हिरासती देखरेख में रखा जाता है। बाल गृह। बाल गृह बाल गृह मैम। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को स्पेशल होम्स। मैम विशेष विशेष गृह।
कानून का उल्लंघन वालों को विशेष गृह में रखते हैं। ये याद रखो सब बच्चे, ठीक है। आंसर क्या आएगा? ए। बाल गृह में किसको रखते हैं? जो 18 से ज्यादा वर्ष के होते हैं। 18 से ज्यादा वर्ष के लोग को बाल गृह में 18 रखते से हैं। कम में रखते हैं। मैम जो कम के होते हैं। कौन सी कंडीशन में होते हैं? मैम जो हाँ, जो जिनके बारे में कोई, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, जो जिनके साथ या कानूनी उल्लंघन हुआ होता है, उस केस में, ठीक है। और जो बच्चों की अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई होती, पता कर रहे होते हैं, उसको क्या रखते हैं ऑब्जर्वेशन होम। हिंदी में? गृह में मैम, प्रेक्षक गृह में। प्रेक्षक गृह में। तीनों क्लियर होने चाहिए। बाल गृह में छोटे बच्चे, पर जब बच्चा जो है 18 साल से थोड़ा, मतलब 15 से मान लीजिए 17 साल का बच्चा है, तो वो उसको किशोर गृह में रखेंगे। ओके। 14 का आंसर है हमारा ए। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करके रख लेंगे, कि ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको एलिमिनेट कर सके। भोज्य पदार्थों में से उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित करना क्या कहलाता है? मैम सी। नमीकरण कहलाता है। बी। मैम डी। नाम उसमें बोला गया क्लियरली कि नमी सुखाना। नमी सुखाना यानी कि पानी निकालना, यानी जल को हटाना। जल यानी कि निर्जलीकरण, पानी निकालना। थोड़ा सा लिंक करके भी देख सकते हो, नहीं भी कुछ सूझ रहा तो। जल और पानी, निर मतलब निकालना। आंसर क्या आएगा? डी। नहीं भी किसी ने पढ़ा होगा ना, वो भी कर सकता है ये आंसर, सिंपल लॉजिक लगा के भी। नेक्स्ट, खाद्य गुणवत्ता के अंतर्गत आने वाले नकारात्मक गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? एडल्ट्रेशन। ए। हिंदी में? अपमिश्रण। अपमिश्रण हम खाद्य गुणवत्ता के संदर्भ में देखते हैं, ठीक है। और जो आपका खाद्य कंटामिनेशन जो होता है, वो किस सेंस में देखते हैं हम? संदूषण। मैम फूड सेफ्टी। हाँ, वो फूड सेफ्टी के कंटेक्स्ट में देखते हैं। खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा। 16 का है ए। हाँ जी। इसके बाद, महिला मजदूरों की समस्या का निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठों की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? मैम बी, लेबर मिनिस्ट्री। बाकी बच्चे? हाँ, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। महिला मजदूर, मजदूर यानी कि क्या है? लेबर, यानी काम कर रहे हैं, तो काम करना किस विभाग में आएगा? श्रम में। 17 बी। अगला 18, ऑपरेशन के तुरंत बाद तीव्र ज्वर में, वमन या तीव्र अतिसार की स्थिति में रोगी को कैसा आहार दिया जाता है? नरम आहार। तरल आहार। मम लिक्विड डाइट। मैम लिक्विड डाइट। पहले भी मैंने बताया, कंडीशन क्या थी? ऑपरेशन के तुरंत बाद।
तुरंत बाद यानी कि जस्ट हुआ है, तो यानी वो बेहोश है। बेहोशी में कैसा भोजन दे सकते हैं? मैम सी लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट। तरल आहार। उदाहरण क्या है तरल आहार के? जूस, और सूप, और मिल्क, हम्म देखो तरल आहार भी ना दो कैटेगरी में होते हैं, सुने ध्यान से। एक होते हैं नॉर्मल लिक्विड, जैसे कि जो कि बस जिसका देखने में वो लिक्विड है, तरल है। एक होते हैं क्लियर लिक्विड। क्लियर लिक्विड यानी कि ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि हल्की चाय। अब उसमें हल्की चाय में आप हल्का सा क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बिल्कुल देखने में ट्रांसपेरेंट लगेगा। नारियल पानी क्लियर है, आर पार नज़र आ रहा है, उनको क्लियर। वो और भी ज़्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन होती है जब इंसान की बिल्कुल भी रेशा जब वो पचा नहीं सकता, जैसे जूस के अंदर फिर भी रेशा होगा, तो उस केस में हम उसको जूस नहीं दे सकते। और सूप के केस में, सूप में फिर भी टमाटर के जैसे सूप दे रहे हो, टमाटर के रेशे होंगे, उसमें आप बिल्कुल और भी पतला डाइल्यूट कर देते हो कि वो आर पार उसमें नज़र आ जाए। ठीक है, यस मैम। ऐसा ऑप्शन अगर आपको आता है तो कंफ्यूज मत होना क्लियर लिक्विड देख के। तो क्लियर लिक्विड यानी कि बिल्कुल ही वो ऐसी सिचुएशन है कि फाइबर उसके पेट में जा ही नहीं सकता। हाँ जी, 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा अविकार्य खाद्य पदार्थ है? ए, मैम ए कितने से कितने टाइम तक होता है, चलता है अविकार्य खाद्य साल पदार्थ? तक चलता है। वर्ष अधिकतम 1 वर्ष तक चलता है, 1 साल तक। आंसर क्या आएगा अविकार्य का? लिख रहे हैं ना साथ के साथ सारे? यस मैम। भारत सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष में अपनाया गया? 1999 1999 में। अब तो याद ही हो गए, इतनी बार हमने कर ली हैं कि साल और ये सब डेट और ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए सबको। ऐसे पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, ये ऐसे निर्मित खाद्य उत्पाद हो सकते हैं जिसमें स्वास्थ्य लाभ के लिए विशिष्ट पदार्थ में। अब देखो परिव्लास हमने पेपर लिया, उसमें डेफिनेशन अलग थी, इसमें डेफिनेशन अलग है। क्या आएगा ये? मैम यूट्रस। मुझसे खाद्य पदार्थ। मैम बी। मैम मैम यूट्रस पोषण है औषध। ये। मैम ए। चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। मैम पोषण औषध। बाकी बच्चे? पोषण पोषण औषध, खाद्य पदार्थ टर्म आ गई और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, दूसरी आ गई। तीसरा हमें देखना था स्वास्थ्य लाभ के लिए विशिष्ट पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? पोषण औषध। यस मैम बी। उल्टा अगर होता सिर्फ पदार्थ पदार्थ की बात की जाती तो वो क्या होता? अवयव। ये ऐसी टर्म्स होती हैं जो लाभकारी है, जिसकी शारीरिक क्रियाशीलता है या कोई जैविक क्रियाशीलता है, तो ये टर्म्स अगर हमारे इसमें आती हैं तो यानी कि डेफिनेशन किसकी है वो? पादप रसायन मैम। थोड़ा अब तो मतलब ये देख के पता चल जाना चाहिए कि ये किसकी है और ये किसके, डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो तो पेपर फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे आप। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त करने की न्यूनतम योग्यता क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्राप्त क्या करना है? डिप्लोमा। ठीक है, मैम ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन के बाद आप डिप्लोमा करोगे कि पीजी डिप्लोमा करोगे? मैम ए आएगा। ए मैम।
10+2, ठीक है। डिप्लोमा करने के लिए आप 10वीं के बाद भी कर सकते हो वैसे तो, और 12वीं के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। पर अगर आपने स्नातक कर लिया तो आप उसके बाद क्या करोगे, आप पीजी डिप्लोमा करोगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। आंसर क्या आएगा हमारा, ए। एक। नेक्स्ट, यह गुणवत्ता आवश्यकताओं का एक राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। गुणवत्ता आवश्यकताओं का एक अंतरराष्ट्रीय संकेत चिन्ह। दो, अब देखेंगे पहली चीज क्वालिटी, दूसरी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संकेत चिन्ह यानी कि वही मार्क हो गया। यह किसी संस्थान के गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है। क्या आएगा मैम इंग्लिश में दिखा दीजिए। मैम WTO। WTO आएगा। इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय है, क्वालिटी सिग्निफाई करते हैं। हम्म मैम बी। ISO, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट ISO 9000 बताता है। क्वालिटी अश्योरेंस ISO 22000 बताता है, ठीक है। अपडेटेड अगर आ गया तो क्वालिटी मैनेजमेंट की जगह क्वालिटी एश्योरेंस लिखा होगा और उसमें ISO 22000 आपने टिक कर कर आना है। कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पदार्थों की जो है वो करेगा, क्या बोलते हैं, गुणवत्ता प्रबंधन। क्या क्या आता है, बौद्धिक संपदा आता है इसमें। आवाज आनी बंद हो गई। कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं CSE में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन कौन से पदार्थ आते हैं। CSE किस नाम से प्रकाशित होता है, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही मेरी। मैम हम नो नहीं आते। आंसर नहीं आता। CSE जो है फूड कोड के नाम से प्रकाशित होता है, यानी CSE में क्या आता है, सिर्फ खाद्य पदार्थ आते हैं। WTO में क्या आता है, हम सेवाएं, वस्तुएं और बौद्धिक संपदा। ISO में क्या आता है, वही सेवाएं, वस्तुएं और बौद्धिक संपदा। ISO गुणवत्ता पे ध्यान देता है, WTO व्यापार पे ध्यान देता है। समझ आई बात। यस मैम। इसका आंसर क्या था, मैम बी। मैम CSE में फूड आता है। CSE सिर्फ फूड है, उसका नाम ही प्रकाशित किस नाम से होता है, फूड कोड के नाम से, यानी कि भोजन से संबंधित कानून। तो CSE में सिर्फ कौन से पदार्थों के बारे में ध्यान दिया जाता है, सिर्फ खाद्य पदार्थों पे, और किसी पे ध्यान नहीं दिया जाता। पर ISO में सभी वस्तुएं, सभी सेवाएं और कोई भी बौद्धिक संपदा आ सकती है। बौद्धिक संपदा यानी कि आपने कोई चीज़ की आविष्कार किया, कोई चीज़ की खोज की, वो आपकी बौद्धिक संपदा है। आपने कोई नई तकनीक बताई कुछ भी करने की, वो भी आपकी क्या है, बौद्धिक संपदा। बेसिकली आपने जैसे बोला कि सैल्मोनेला को इस तरीके से टेस्ट करना चाहिए, आपने तरीका बताया, वो आपकी बौद्धिक संपदा है। आई बात समझ। आपने कोरोना का टेस्ट बताया, वो आपकी बौद्धिक संपदा है। आपने बताया इस तरीके से करना, आपने विधि बताई, प्रोसेस बताया, ठीक है। यस मैम। अगला, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार किस आयु वर्ग के युवा को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। युवा कौन होता है, कौन से कौन सी एज में आता है।
15 से 29, ए ऑप्शन है। डी। 15 से 35, मैम 13 से 35। 13 से 35। अब सारे क्वेश्चन में डाउट है, तो यानी सिंपल हमें क्या करना है इसमें? सी। सी छोड़ दो अभी के लिए, सी लिखकर छोड़ दिया। ठीक है, आगे आएंगे हम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना टाइम नहीं देना किसी क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों में प्राप्त प्रतियोगी कारक का उदाहरण नहीं है? प्रतियोगी कारक पढ़ाए थे मैंने। ट्रांसफर। हाँ, ये आंसर तो बताया। प्रतियोगी कारक क्या होते हैं? प्रतियोगी कारक एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं? जो कि बस हमारे वही आपके क्या है, ये वही वो आपके भोजन में उपलब्ध पोषक तत्व हैं जो आपको शरीर को लाभ देते हैं। ठीक है, अब ये जो है प्रतियोगी कारक क्या करते हैं? कैंसर जैसी बीमारी से आपको बचाते हैं। ठीक है, अब कैंसर जैसी बीमारी से अगर आपको बचा रहे हैं तो इनमें से कौन कौन से आएंगे? ये ऐसा काम करते हैं कि हमारे शरीर में जो शरीर की कोशिकाओं में जो वसा होती है उसको खराब होने से रोकते हैं। इतना थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, तो आपके भोजन में जो पहला है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है? बेसिकली ये होता है विटामिन आपका ए। विटामिन ए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेटिनोल और दूसरा होता है आपका बीटा कैरोटीन। रेटिनोल जो है वो जानवरों से प्राप्त होता है विटामिन ए, और ये जो होता है बीटा कैरोटीन आपको सब इससे मिलता है पेड़ पौधों से। ठीक है, तो यानी कि पादप रसायन में भी ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पादप रसायन यानी पेड़ पौधों में मिलने वाला रसायन बीटा कैरोटीन जो कि प्रतियोगी कारक का कार्य भी करता है और हमारे शरीर में क्रियाशीलता भी करता है, कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है। दूसरा आया हमारा विटामिन ई। विटामिन ई नामी विटामिन ई है। विटामिन ई जो है वो ज़्यादातर आपको अखरोट और ऐसी चीज़ों में मिलता है। ठीक है, अब ये अखरोट में भी मिलता है, मछली के तेल में भी मिलता, सॉरी उसमें भी मिलता है, लिवर में भी मिलता है। पर इसका भी यही काम होता है कि ये जो हमारे शरीर में जाके कोशिकाओं को खराब होने से रोकता है, जिससे कि कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। सेलेनियम जो होता है ये भी आपको सब्जियों में मिलता है, जो है नट्स वगैरह में भी मिलता है, जो कि सेम कार्य करता है। ट्रांस फैटी एसिड का क्या मतलब है? ट्रांस फैटी एसिड जब तेल जो होता है, वसा जो होती है, जब नॉर्मल से अपनी शेप से बदल जाती है तो वो ट्रांस फैटी एसिड बन जाती है, जो कि उल्टा हमारे शरीर में पचाने में मुश्किल होती है। हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता और जिस वजह से आपको हृदय रोग जैसी बीमारियां होती हैं। तो उल्टा आएगा। ये ट्रांस फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए शरीर के लिए नुकसानदायक है, जबकि प्रतियोगी कारक हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। तो उन्हें हमें लेना चाहिए और इसे हमें लेना नहीं चाहिए। कब बनते हैं ट्रांस फैटी एसिड? जब हम एक ही तेल को बार बार गर्म करते हैं तो हमारे तेल में ट्रांस फैटी एसिड बन जाते हैं। समझ आई बात? यस मैम। तो ये नाम या पता होना चाहिए किसका है, क्या करता है, अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, ताकि आप फाइंड कर सको कि कौन सी अच्छी थी और कौन सी बुरी चीज़ थी। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा इसका? ए। ए। अब हाँ, तो अब हमें कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है ये हम अंडरलाइन हमने किया है ना। अब हमने पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। देखो क्वेश्चन पेपर में पहला सेक्शन आपका हो गया कंप्लीट। पहले सेक्शन में से आपने करने थे कोई भी 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन में हमने हाईलाइट करा हुआ 13वां, 24वां, 25वां, ये हमें नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस केस में जो क्वेश्चन हमें नहीं आता था उस केस में हमने क्या किया, लास्ट वाले अब जो गोले आए उसमें हमने भर दिया। ठीक है, अब इस गोले का मतलब है कि पेपर मुझे ये क्वेश्चन अब मुझे चेक नहीं करवाना। ठीक है,
इसके बाद आप जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जिसमें आपको थोड़ी सी और कन्फ्यूजन लग रही है, श्योर नहीं है। तो मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन श्योर नहीं है, आपको ये वाले क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं है, तो ऐसे किसी 5 क्वेश्चंस के ऊपर आप क्या करोगे, ये गोला लगाओगे। सब पर नहीं लगाना। कोई बच्चा सारे क्वेश्चंस के ऊपर गोले लगाकर अगर आ गया, उसका पेपर चेक ही नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। और अगर कोई बच्चा ये इस तरीके से क्वेश्चन पूरा छोड़कर आ गया, उसका पेपर भी चेक नहीं होगा। ये बात भी दिमाग में डाल लो, ठीक है। 2 चीज़ें जो नहीं करनी, पहली सारे नहीं भरने, दूसरी आपने ये छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पूरे 25 तक अटेम्प्ट करवाए और फिर आपको मैंने यहाँ पे गोले लगवाए कि आपने यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन के बीच में, पहले से 25 के बीच में किसी 5 पर यहाँ गोले लगाने, और वो वही होने चाहिए जो आपने या तो गलत कर दिए या आपको आते नहीं थे, ठीक है। यस मैम। और अगर कहीं पे वैसे भी अगर मान लो आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो नहीं आ रहे हैं, मान लो आपको 20वां नहीं आता था, आपको 21वां नहीं आता था, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप आंसर भरोगे सी। क्या भरोगे? सी। और यहाँ पे भी आप लिखोगे सी। सिंपल, ज़्यादा दिमाग सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन और आपकी लिमिट एक्सीड हो गई जितने छोड़ने थे, तो अब उसमें आप लगा दो सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गांव का में परंपरागत व्यवसाय नहीं है? सी, ओरिगेमी। ओरिगेमी क्या होता है? मैम पेपर क्राफ्ट। हाँ, कागज़ से जब हम कई कई आकृतियाँ बनाते हैं तो उसे ओरिगेमी कहते हैं। बाकी कृषि, मछली पालन, हस्तशिल्प, टाइलें बनाना, ये सब क्या है? ये सब हमारा कशीदाकारी, ये सब हमारे वो है परंपरागत व्यवसाय है। आंसर क्या आएगा हमारा? सी। सी। एक और चीज़ प्लीज़, ये वाला जो है ना, ये भी मत छोड़कर आना। एक सेकेंड, ये वाले डब्बे भी प्लीज़ कोई खाली मत छोड़कर आना। यहाँ पे कुछ नहीं तो सी ज़रूर भर कर आना, ठीक है। ये आप नहीं, यहाँ खाली छोड़ोगे पेपर चेक नहीं होगा। इसीलिए मैम मैम कौन से डिब्बे? ये वाले बॉक्स, इस 4 वाले बॉक्स है ना, ये खाली कोई नहीं छोड़कर आएगा। ओके मैम। ये नहीं कि आपने ये लगा दिया, सॉरी आपने ये भर दिया तो आपने सोचा हो गया अपने आप चेक, नहीं। जब आपका फाइनल मैंने बोला चेक ये वाला बॉक्स होगा, आपने ये 4 लगा दिया तो चलेगा, तब बेशक से मत भरो, ठीक है। यहाँ लगा दिया तो चल जाएगा आपका, पर अगर ये आपने यहाँ लगाया है तो आपको लगाने के बाद यहाँ ज़रूर भरना है। नेक्स्ट, निशा और सुरेश एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा बनाई गई किस संस्था से मदद करेगी गोद लेने में? मैम बी, CARA। फुल फॉर्म क्या होती है CARA की? मैम सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये गोद लेने के लिए संस्था है भारत सरकार की, जो कि मदद करती है। आंसर आएगा हमारा बी। फुल फॉर्म याद रखनी है सबने, CARA की, क्वेश्चन आ सकता है। आपकी बहन ने स्नातक की पढ़ाई करी है, ध्यान से फिर देखेंगे। स्नातक यानी कि 12वीं के बाद 3 साल और पढ़ाई करी है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की है, उसके बाद उन्होंने निम्न में से कौन सा करियर विकल्प उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा? मैम सी, असिस्टेंट प्रोफेसर है। कॉलेज में नहीं पढ़ा सकती वो, बाकी सब जगह पे उनका है। क्या क्या कैटेगरी है? देखभाल करता बन सकती है वो। नर्सरी स्कूल तो उन्होंने करी है टीचिंग। छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम और दल के आयोजन भी कर सकती है, पर वो कॉलेज में पढ़ाने के योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने नर्सरी स्कूल बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग ली है।
सी। अगला आते हैं, मिलान कीजिए, नमक किससे मैच होगा? नमक में क्या होता है? हाँ, आटे में क्या होता है? मैम बी ऑप्शन होगा आंसर। आटे में क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। मैम फॉलिक मैम फॉलिक फोलिक अम्ल कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो विटामिन बी में एक फोलिक अम्ल भी आता है। दूध, दूध किससे मैच होगा? डी विटामिन ए, विटामिन डी। खाद्य तेल, विटामिन ए। दूध में क्योंकि कैल्शियम भी होता है इसलिए दूध में विटामिन डी भी डाला जाता है, और मलाई भी होती है इसलिए विटामिन ए भी डाला जाता है। तेल जो है, तेल में क्योंकि तेल है तो उसमें सिर्फ विटामिन ए डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डी डाल के हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कैल्शियम तो प्राप्त उससे हो नहीं रहा, जिसको अवशोषित कराने के लिए विटामिन डी डालना पड़े। तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी ऑप्शन। बी आएगा। समझ आ रहा है सब बच्चों को? ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही फास्ट चल रहे हैं? नो मैम। नो मैम, मैम समझ आ रहा है। आ रही है। आपका 16 वर्षीय भाई भारत सरकार द्वारा चलाए गए युवा कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है, निम्न में से कौन सा विकल्प उसके लिए उपयुक्त नहीं है? मैम ए स्काउट्स एंड गाइड्स। 16 वर्षीय है। मैम डी होगा, राष्ट्रीय युवा फोरम। हम ऑप्शन से पर इंग्लिश में दिखा। कौन सा कार्यक्रम बड़े बच्चों के लिए होता है? 16 वर्षीय भाई भारत सरकार की द्वारा चलाए गए युवा कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है, कौन सा उसके लिए उपयुक्त नहीं है? साहसी कार्य में जा सकता है, राष्ट्रीय सेवा योजना में जा सकता है, एनएसएस में जा सकता है, स्काउट एंड गाइड्स में जा सकता है। स्काउट्स एंड गाइड्स में तो जा सकता है क्योंकि स्काउट्स एंड गाइड्स में तो स्कूल लेवल पे ही कर देते हैं, तो ये तो सिंपल आ सकता है, एलिजिबल है। राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस में भी एडमिशन आजकल स्कूल लेवल पर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी कर सकता है। साहसी कार्य में प्रोत्साहन के लिए जा सकता है। यस मैम। राष्ट्रीय युवा जो है उसमें पढ़ाने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। जरूरी होता है यस मैम। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या आएगा? डी। डी आएगा। नहीं आता तो हमें क्या भरना है? सी। ए कौन बोल रहा था? ए नहीं भरना, हमें नहीं आता तो हम सी भरेंगे। कहीं से अगर मान लीजिए आंसर समझ आ जाता है, चेंज करने का स्कोप रखना है हमने। मैम ये जो ए बी सी लिखना है ऑप्शंस में, मैम उसमें कैपिटल लेटर यूज होगा नहीं, या मत करो, क्योंकि कैपिटल में अगर आप लोग लिखोगे तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप शुरू में कैपिटल में लिखते जा रहे हो, आपने फिर सी को स्मॉल डी बना दिया, तो वो मतलब कि आपने चीटिंग करी है। ठीक है, आप एक ही जैसा रखो। यस मैम। मैम स्मॉल लेटर लिखी क्योंकि हैंड राइटिंग में फ़र्क आ जाता है, कैपिटल और स्मॉल में हैंड राइटिंग में डिफरेंस आ जाता है। 31 पे संगीता पालक में उपस्थित कौन से गैर पोषक तत्व की उपस्थिति के कारण पालन का सेवन नहीं कर सकती? वही क्वेश्चन अभी आ गया ना इसमें, दोबारा से घूम के आ गया। आंसर क्या है? ऑक्सैलेट। सी। मैम सी। निम्न में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है? खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता, खाद्य पे फोकस करना है, फूड, तो हम हॉलमार्क हटा देंगे, हॉलमार्क फूड पे नहीं होता। मैम सेकेंड एंड थर्ड।
थर्ड पीएफए के द्वारा है, पीएफए अब है आज के टाइम पे। मैम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, ए आएगा, ठीक है। पीएफए अब एप्लीकेबल नहीं है तो पीएफए रूल आउट हो गया। हॉलमार्क फूड में नहीं होता तो हॉलमार्क चला गया। तो कौन सा आया, ए और बी। 1 और 2 यानी कि ए। समझ आया ना सबको? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या में विशिष्ट विशेषताएं कौन सी हैं? अधिकांश वृद्धजन शहरों में रहते हैं। वृद्धजनों की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अति वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी 80 से वर्ष के अधिक के वृद्ध बढ़ गए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या में कमी हुई है। ऐसा हुआ है? चौथा गलत है, ये तो क्लियर है। गरीबी रेखा के नीचे वाले वृद्धों में कमी हुई है? नो मैम। मैम नहीं हुई सेकेंड है। और थर्ड होगा। मैम बड़े। फोर्थ वाला रूल आउट हो गया। या तो अब 1 और 2 हो सकता है या 2 और 3 हो सकता है। कौन सा आपको लग रहा है ही बिल्कुल सही? मैम सेकंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड है। आंसर क्या होगा हमारा? बी। बी। राधिका अपने 3 वर्षीय बच्चे को मोंटेसरी स्कूल भेजना चाहती है, इसके कारण निम्नलिखित है। मोंटेसरी स्कूल में क्या विशेषताएं होती हैं? खेल खेल में सिखाया जाता है। यस। क्षेत्रीय भाषाएं सिखाई जाती हैं। ए। ए होगा, मैम फर्स्ट और क्षेत्रीय सेकेंड भाषाएं होगा। सिखाई जाती हैं। मोंटेसरी स्कूल में भाषाएं सिखाई जाती हैं। नो मैम। मैम फर्स्ट और थर्ड होगा। फर्स्ट और थर्ड है, सी होगा, ठीक है। मोंटेसरी स्कूल दोबारा से बताती हूँ। मोंटेसरी स्कूल में बच्चा खुद कर कर सीखता है, ये चीज़ देखी जाती है। ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता, वो बच्चे का उस समय क्या दिलचस्पी है उस पर ध्यान रखकर उसको सिखाते हैं। तो वहाँ पे भाषाओं और इन सब पे फोकस नहीं किया जाता, वहाँ पे सीखने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषाएं नहीं सिखाई जाती, एक जगह बैठकर भी नहीं पढ़ाया जाता, खेल खेल में सिखाया जाता है। और बाल केंद्रित विभाग में, यानी बच्चे को क्या ज़रूरत है उस समय उस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। मैम सी। आंसर हमारा है सी। सी। नेक्स्ट है आपका, नितिन अपना खाद्य संसाधन उद्योग आरंभ करना चाहता है। वह खाद्यों को खराब होने से बचाने के लिए कौन से तरीके अपनाएगा? ऊष्मा का उपयोग कर सकता है, भंडारण पर ताप अधिक रखेगा। तापमान बढ़ाने से खाद्य पदार्थ बचा रहता है। नो मैम। भंडारण के समय हमें ताप अधिक नहीं रखना होता। भंडारण के समय हम जब भी रखते हैं तापमान को कम रखते हैं, ठीक है। पीएच घटा सकते हैं। फर्स्ट और पीएच, फोर्थ हाँ, घटाने से भी हमारा हो जाता है। नमी नहीं रखते हम कभी भी खाद्य भंडारण के समय पे, तो यानी 2 गलत है इसमें, सेकंड और फोर्थ गलत है। तो आंसर हमारा फर्स्ट एंड थर्ड है, ए। थर्ड ए। समझ आ गया सबको? यस यस मैम। अगला, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NOAPS 19 नवंबर 2007 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। इसके, अब देखो, ये आपकी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो 1999 में थी, अब उसको 19 नवंबर 2007 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बना दिया गया। इसके
IGNOAPS के अंतर्गत वित्तीय सहायता पाने के लिए लाभार्थी को निम्न में से किन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। NOAPS की जगह इंदिरा गांधी वर्ड ऐड कर दिया उसके आगे, तो क्या क्या उसमें मैम होनी सी। चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु सी सही है। सी होगा मैम। पेंशनधारी प्रमाण पत्र और अनिवार्य फोर्थ कर। सही है। अच्छा, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ। 60 से अधिक वर्ष होनी चाहिए आयु। यस यस मैम। पेंशन होनी चाहिए। नो। पेंशन होगी तो पेंशन नहीं ले पाएगा, वो पहले से पेंशनधारी है यानी कि वो एलिजिबल नहीं है। आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, गलत है, ये भी गलत है। अनिवार्य है। निराश्रित होने का प्रमाण पत्र यानी कि आपके पास आप किसी पर निर्भर जो हो नहीं हो और आपका गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड या तो बना हो, ठीक है, BPL। आंसर हमारा है वर्ड फर्स्ट और फोर्थ सी। यानी सी। नीरज एक उद्यमी बनना चाहता है, कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसके अंदर। योजना बनाने का ज्ञान कौशल होना चाहिए, जोखिम उठाना आना चाहिए, आसान समाधान की कोशिश करनी मैम चाहिए। सी। मैम सी आएगा इसका आंसर फर्स्ट और फोर्थ। यस मैम। फर्स्ट और फोर्थ यानी फर्स्ट और कि फोर्थ। योजना बनाना आना चाहिए और बात करना आना चाहिए, अच्छा, संप्रेषण, ये भी डिस्कस किया था हमने। 37 का कौन सा है इसका। सी। सी। अगला है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था में व्यवसायियों में कौन से कौशल अवांछनीय हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्षेत्र में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो क्या होना चाहिए। बच्चों में उनके विकास में रुचि, यस मैम। बच्चों की शंकाओं को उत्तर देने में अरुचि, गलत है। शारीरिक गतिविधि के लिए असक्रियता, गलत है। व्यक्तियों की भिन्नताओं को समझने का ज्ञान होना चाहिए। तो आंसर क्या है, फर्स्ट और फोर्थ, सी। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, खाद्य जनित रोग निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है। खाद्य जनित रोग से क्या होता है। आर्थिक विकास होता है, नहीं होता। मृत्यु होती है, होती है। रोजगार आता है, नहीं आता। व्यापार को क्षति होती है, होती है। तो दूसरा और चौथा बी। ऑप्शन बी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और आर बताना है कौन सा सही है। फटाफट फटाफट करेंगे, सबको याद है। दिखा दो कौन सा वाला। मैम, इंग्लिश में दिखा दीजिए। हाँ दिखाती हूँ, मैं दोनों में बोलूँगी। ए बोलूँगी, आर बोलूँगी। ABCD सबको पता है, ए और आर Yes, दोनों ma'am. सही है। सही जस्टिफिकेशन है ए, नहीं जस्टिफिकेशन बी। ए सही है, आर गलत है, सी। ए गलत है, आर सही है, डी। पहला ए है, वयस्कों में प्रमुख रूप से छोटे बच्चों को अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर एडल्ट टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू यंग चिल्ड्रन। सही है, गलत है। बच्चों का वयस्क के प्रोत्साहन और प्रेरणा से मनोबल बढ़ता है। ए होगा इसका आंसर। मैम ए है इसका आंसर। सॉरी, ठीक है। बच्चों में वयस्कों के प्रोत्साहन और प्रेरणा से मनोबल बढ़ता है, इसलिए वयस्कों के प्रमुख रूप से छोटे बच्चों को अवसर देने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी कि आंसर हमारा है ए। नेक्स्ट पे आते हैं। जीवों में आनुवांशिक विनिमय नए प्रभेद पैदा कर सकते हैं। खाने की आदतों में परिवर्तन, जलवायु, बड़ी मात्रा में उत्पादन, खाद्य संसाधन और खाद्य पूर्ति में वैश्विक वृद्धि के माध्यम से नए रोगाणु से संपर्क हो सकता है। यहाँ बात की जा रही है, अब बताओ, पहले तो दोनों सही हैं। यस मैम। बात तो दोनों में सही है, पर यहाँ पे क्या बात हो रही है, संपर्क की बात हो रही है।
और वहाँ पे बात हो रही है नए प्रभेदों में बात हो रही है, यानी कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात बी हो रही होगा है। मैम। तो आंसर हमारा आएगा बी होगा। बी आएगा। नेक्स्ट है आपका जीव आविश उत्पन्न कर सकते हैं। खाद्यों में आविश गंध दिखावट या स्वाद से पहचाने जा सकते हैं। मैम इसका भी बी होगा। नहीं, आर गलत है। मैम डी होगा। टॉक्सिन्स कभी भी आप स्मेल करके देखकर या Yes, स्वाद करके नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो आविश की पहचान आपको क्या पता है कि खाने में किसी ने जहर मिलाया, आपको सूंघ कर पता चल जाएगा, देख कर पता चलेगा? नहीं। नो मैम। तो आंसर क्या है? ए सही है, आर गलत है, सी है। डी होगा। सी ए गलत नहीं है, आर गलत है। यस। नेक्स्ट आते हैं रोग अस्वस्थता व उनका उपचार रोगों की पोषण स्थिति को प्रभावित करता है। रोग के उपचार के साथ साथ उसकी पोषण संबंधी आवश्यकता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जस्टिफिकेशन है? आर तो जस्टिफिकेशन सेंटेंस ही है ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि जस्टिफिकेशन तो नहीं है। बात सही है कि नहीं है ये देखनी है हमें। रोग के उपचार के साथ साथ उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात। रोग अस्वस्थता व उसका उपचार रोगी की पोषण स्थिति को प्रभावित करता है। हाँ, Yes, करता ma'am. है। ए सही है, B आर भी होगा। सही है, पर जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं है बी। बी। अगला है मांस मछली 1-2 दिन में खराब नहीं होते। गलत है, सही है? गलत है। गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधा डी। ए गलत है, तो हमें आंसर सोच के बिना सोचे बस हमें आंसर पता है हमारा क्या आएगा, डी। डी। आगे, कृषि जनसंख्या के एक बड़े भाग का मुख्य व्यवसाय रहा है। सही है, गलत है? सही है मैम। सही है। भारत की जलवायु कृषि कार्य के सही लिए है। उपयुक्त है। मैम सही है, दोनों सही है। सही दोनों सही है। व्याख्या है? मैम ए होगा इसका। मैम हाँ, इसका ए ऑप्शन होगा। क्योंकि जलवायु कृषि के लिए सही है, तो इसीलिए हमारी कृषि जो भारत की जनसंख्या है वो हमारे देश में बड़े भाग में व्यवसाय रहा है। तो आंसर 45 का हमारा ए है। नेक्स्ट पे आते हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया आज। ये वाला आपका ये तो इसी का ये है। पोषण खाद्य पोषकों और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन अवशोषण तथा उपयोग का विज्ञान है। पोषण की परिभाषा सही है, ये बताओ बस। खाद्य पोषकों और दूसरे पदार्थों के शरीर द्वारा उनके पाचन अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। यस मैम। संक्रमण में रोध क्षमता और सुरक्षा देने के लिए समुचित पोषण महत्वपूर्ण होता है। यस मैम, दोनों सही है। जस्टिफिकेशन है? नो मैम। नहीं है, दोनों बातें करी हुई है बी। उन्होंने बस। तो आंसर हमारा आएगा बी। नेक्स्ट, कुछ लोग अपने कार्य का आनंद लेते हैं, चुनौतियों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। सही है? सही है मैम। कठिन कार्यों को सकारात्मक दृष्टि से संभालते हैं। यस मैम सही है। जस्टिफिकेशन है? नो मैम। नो मैम। बी। बी होगा। अगला, बड़े बच्चे जो विद्यालय जाने की उम्र के होते हैं उन्हें अक्सर छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाती है। यस मैम। सही है। माता पिता काम के लिए बाहर जाते हैं।
यस मैम ए यस मैम होगा यस मैम सही है मैम। जस्टिफिकेशन भी है मैम और दोनों इसमें सही है, जस्टिफिकेशन भी। नेक्स्ट है पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। यस मैम। सरकार समस्याओं के समाधान करने के लिए अपर्याप्त प्रयास कर रही है। नो मैम। हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। सी। ए सही है, बी गलत है, आर गलत है। सी होगा। अब देखो हमारा सेक्शन सी खत्म हो गया। अब हमें इसमें से कोई 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अगर आपको किसी में भी स्पेशली 40 से लेकर 49 में अगर किसी में डाउट है कि है या नहीं है तो कोई भी 4 पे आप सर्कल कर कर आ सकते हो। ठीक है, आई बात समझ? पर 4 आपको छोड़ने हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं छोड़ने ओके मैम। और कम भी मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप कम छोड़ कर आओगे लास्ट वाले क्वेश्चन चेक नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट आपका थर्ड सेक्शन है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, पोषण वाला है। अध्ययन का वह क्षेत्र जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है, जिसमें जनता की पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके, क्या कहलाता है? सी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। जन स्वास्थ्य पोषण। ठीक है, सी। नेक्स्ट है विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की सूची से निम्नलिखित गलत चयन को बताएं। लोह तत्व की कमी से हीमोग्लोबिन में वृद्धि होती है? नो मैम। नहीं होती। पहले में ये गलत पहचान लिया हमने, आगे एक बार कंफर्म करने के लिए पढ़ लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से गलगंड होता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरास्मस होते हैं, ठीक है। सही है मैम। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? ए। ए। नेक्स्ट पे आते हैं हमारा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण नीति का अल्प अवधि हस्तक्षेप नहीं है? अल्प अवधि, ठीक है, याद रखना। राशन पोषण नीति में अल्प अवधि के लिए कौन सा नहीं है? आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण अल्प अवधि है। नो मैम ये तो है। हर प्रकार के रोगों का नियंत्रण करना अल्प अवधि है। नो मैम। नो मैम हाँ, ये वाला है, हर प्रकार के रोगों का नियंत्रण करना, ये अल्प अवधि नहीं है, दीर्घकालिक है। ये इसमें समय लगेगा। बाकी सारे जो होंगे पुष्टिकरण शॉर्ट टर्म होता है। संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषकों की कमी को नियंत्रण करना, ये भी वो होता है। आपका कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, ये भी कम समय के लिए होता है। तो सबसे लंबे समय के लिए कौन सा होता है? सभी बीमारियों का नियंत्रण करना। आंसर क्या आएगा? मैम बी। अगला है देश के विशिष्ट अस्पताल जैसे कि एम्स में इलाज कराना किस तरह का देखभाल टर्शरी। है? मैम टर्शरी। टर्शरी होगा। तृतीयक। हाँ, डी यानी कि तृतीयक, सबसे ऊपर आता है ये। हेल्थ केयर वाला जो हमने पढ़ा था उसमें सबसे ऊपर था ये। मैम आपने बी लिख दिया। सॉरी। मैम डी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है एक जन पोषण विशेषज्ञ के लिए जीविका के कौन से अवसर है? स्वास्थ्य क्लब में कर सकता है काम, राष्ट्र कर सकता है स्वास्थ्य क्लब में जन पोषण विशेषज्ञ। नो मैम। नो मैम। टारगेट ग्रुप उसका कुछ ही लोग होंगे, नहीं करेगा, जन नहीं आता उसमें। होटल में करेगा? यस मैम मैम। बी ऑप्शन। नहीं करेगा, होटल में भी नहीं करेगा। खाद्य और पोषण बोर्ड में कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि उसमें खाद्य पोषण बोर्ड में यानी सरकार का है ये, तो ज़्यादा जनसंख्या कवर होती है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थान में कर सकता है, हाँ एनजीओ में काम कर सकता है, वहाँ भी टारगेट ग्रुप ज़्यादा होगा। जन में ध्यान देना है आपने, ज़्यादा लोग कवर होंगे, तो यानी थर्ड और सेकंड क्यों फोर्थ। नहीं होगा? सेकंड होटल में बेटा, होटल में क्या, होटल में अमीर लोग पहले तो जाते हैं, यस मैम। तो वहाँ पे उनको पोषण संबंधी समस्याएं तो होंगी नहीं इतनी ज़्यादा। तो मेन हमें क्या करना है, मेन बीमारियों पे जिनके पास संसाधन नहीं है उनके लिए काम करना है, ठीक है। जन पोषण में, होटल में भी लिमिटेड, जैसे क्लब है जितने लोग जाते हैं उतने ही, कुछ 100 कुछ 1000 से ज़्यादा ही आ सकते हैं एक जगह पे, उतना जन में नहीं आता। जन में मतलब कि आपकी कई हज़ारों में, कई लाखों में पॉपुलेशन कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो खाद्य पोषण बोर्ड में भी आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन कवर होगी मैम और डी आपका स्वयंसेवी संस्थान में भी ज़्यादा होगी। आंसर हमारा क्या आएगा? सी। सी। सॉरी, सी है। लास्ट है क्वेश्चन आपका ए असर्शन वाला, भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। यस मैम। यस मैम। भारत में अल्पोषण और कुपोषण दोनों पाए जाते हैं। Yes, ma'am. सही कारण है, सही है। सही व्याख्या है, तो हमारा आंसर आएगा ए। अब आपको 50 से लेकर 55 के बीच में कोई एक क्वेश्चन छोड़ना है जिसमें डाउट हो रहा है। जैसे अभी पिछले वाले में अगर डाउट हो रहा था तो ये वाला भराएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने पेपर करना है। अब 55 के बाद आपने नहीं करना, ये खाली छोड़ोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। अगर आपने 55 तक में कोई भी क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया, यानी कि आपने टीचर के लिए छोड़ दिया या आप किसी तरीके से चीटिंग करवाना चाहते हो इसीलिए आपने करा है, तो ऐसा कुछ भी हमने नहीं करना ताकि हमारा पेपर कैंसिल हो जाए, ठीक है। समझ आई बात? Yes, ma'am. चलो बहुत देर हो गई है, एग्जिट कर लो। बाकी जिन बच्चों के मैंने नाम लिए थे वो बस रुक जाओ, बाकी सब एग्जिट कर लो, अटेंडेंस लगा देना। मैम जो आपने ग्रुप में भेजे थे? हाँ ग्रुप में भेजे थे और जब भी मैंने नाम लिए थे।